हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल न्यू वीडियो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं होंडा की NX 500 की ओनरशिप एक्सपीरियंस, मतलब इनिशियल ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो है हमने इस बाइक पे जो है 2200 किलोमीटर कर चुके हैं, 2200 किलोमीटर्स। आधा तो 2000 किलोमीटर मतलब वहाँ कोलकाता से लेके यहाँ तक बैंगलोर आने में ही हुआ था, और बाकी इधर उधर का होके एक 150-200 किलोमीटर जो है हो चुका है। सो अभी जो है हमें इस मोटरसाइकिल के बारे में लगभग बहुत सारा आइडिया जो है आ चुका है। तो मुझे लगा कि यार अभी जो है करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार NX की ओनरशिप रिव्यू कहाँ गया, वीडियो कहाँ गया। तो इतना सारा ट्रैवल हो जाता है, कोई भी वीकेंड पे फ्री नहीं मिलता हूँ। अभी इस वीकेंड पे भी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे ऑफ रोड ट्रेनिंग लेने के लिए। तो राइज मोटर टायर्स जो आपको पता होगा, जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनकी जो है एक ट्रेल आर अकेडमी एक होता है जहाँ पे वो ऑफ रोडिंग ट्रेन भी करते हैं। तो वहाँ पे जाना। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्राइस। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के बारे में मैंने इस बार जो है ऑब्जर्व किया है। पहले जो लॉन्च हुआ था उसका हम लोग छोड़ देते हैं, लोगों की ओपिनियन क्या था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जो अब की बार जो लॉन्च हुआ है NX 500, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि इस बाइक को खरीदना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी बुक्ड, लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द डिलीवरीज। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार इस बाइक की जो खरीदने वाले लोग, उनकी नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ यूट्यूब पे ही मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहा है कि बोलो भाई मुझे क्या एक्सेसरीज लेना है, मैंने बुक करके रखा है, बाइक आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस मुझे दिख रहा है। और एक साइड पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ये क्या है, ये लोग जो है इसको कंपेयर करते हैं हिमालयन के साथ, KTM 390 एडवेंचर के साथ, और एंड दैट वे दे फील दैट दिस इज एक्सपेंसिव। सो प्राइस के बारे में अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि ये बाइक अगर CBU ना होता, मतलब अगर ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता, तो उस केस पे इसकी प्राइस लगभग जो है 6.5 लाख के आसपास जो है ऑन रोड हो जाता है। मतलब अभी जो ऑन रोड प्राइस है उससे 80-90 हज़ार या 1 लाख के आसपास जो है कम हो जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, CBU बाइक से तो ऑब्वियसली इसमें टैक्सेस ये सब ज़्यादा लगता है। तो अनलेस एंड अनटिल इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की सेल नहीं होता है, ये बाइक यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सेल करना, आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं हो पाएगा शायद मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन जो पैसा आप पे करते हो, तो क्या आपको फील होता है कि ये वर्थ इट है कि नहीं? दोस्तों सच बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे लिए तो पर्सनली ये वर्थ इट है। क्यों है वो मैं समझाता हूँ। इस बाइक पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कभी दिखा के समझा नहीं सकते हो कि ये कितना वर्दी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है इसकी वेट मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, वेट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है एक्चुअल R&D खर्चा होता है, मतलब काम आता है। कैसे काम आता है? अब अगर देखोगे इस मोटरसाइकिल की वेट एग्जैक्टली सेम एज हिमालयन है, 195 ये भी है, वो भी 195 है। इसकी अगर टैंक की कैपेसिटी देखोगे, इसमें 17.5 लीटर की है, हिमालयन पे 17 लीटर की टैंक है। ओवरऑल अगर हैंडल बार ये सब पोस्चर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं लगता हिमालयन और इसमें। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे हिमालयन, आपने खुद देखा है कि कितना ज़्यादा हैवी फील करवाता है जब आप इसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हो। सेम चीज़ इस बाइक पे अगर देखोगे, जो मैंने एक रील पे शेयर किया था, आज मैं आपको बैठ के खुद ही दिखा देता हूँ। तो देखो, जब एक वेट डिफरेंस का एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने शेयर किया था, एक शॉर्ट, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है बहुत टाइप की कमेंट किए। कुछ लोग बोले कि यार आपको तो टॉर्क पता नहीं है, इसकी हैंडल बार टॉल है, हिमालयन की शॉर्ट है, उसके वजह से इसको लिफ्ट करना ईजी है। वेरेज अगर आप दोनों के दोनों बाइक साथ में रखोगे तो लगभग जो है दोनों की हैंडल बार की हाइट जो सेम है। कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि वो ज़्यादा टिल्ट है। आप देखो, आरी को हमने थोड़ी ना बोला था कि बाइक को बहुत ज़्यादा टिल्ट बना दो ताकि वो उठाने में डिफिकल्ट हो, वो नहीं होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो रेक एंगल की प्रॉब्लम है, ये है वो है। चाहे जो भी हो, कुछ लोग पहले ये भी बोलते थे कि यार नहीं, इतना बड़ा टैंक जब आपको देंगे तो ऑब्वियसली वो तो भारी होगा ही, ऊपर इतना बड़ा टैंक लगा है, लेकिन इसमें भी सेम टैंक आ है। तो अब वो आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। देखो, सो जैसे ये बाइक है और मैंने इस पर बैठा, और एंड आप ये भी समझ लो कि ये हिमालयन से जो है 5 mm ज़्यादा है सीट, मतलब कि हाइट अगर कंपेयर करोगे तो ये हिमालयन से शॉर्ट नहीं है, ये 5 mm ज़्यादा है, लेकिन 5 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चलो, जैसे अब ये बाइक है, अब हैंडल बार मैंने सीधा रखा है। लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, आप हैंडल बार को ऐसे घुमाओ, ऐसे। पॉइंट क्या है पता है, मुझे बहुत सारा इधर उधर का चीज़ें नहीं करना है, मुझे मोटरसाइकिल चलाना है, कोई मतलब फाइटर प्लेन नहीं चलानी है। तो वो है, चाहे अब बाइक ऐसा रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हैंडल से उठाता हूँ, देखो ये आराम से देखो उठ गया, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। थोड़ा आगे चला गया, आई थिंक फ्रेम से बाहर हो गया क्या, पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, ऐसे मैं हैंडल बार को सीधा रख के भी इसको ऐसे उठा सकता हूँ, ठीक है। और हैंडल बार को ऐसे टेढ़ा अगर मान लो इस तरफ रहेगा, जो कि जनरली डिफिकल्ट होता है, वो भी मैं कर सकता हूँ। देखो, ईजिली होता है। मुझे इसको गियर में लगाना पड़ेगा, नहीं तो आगे आगे भागे। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे लेफ्ट रख के भी कर सकते हो, और अगर मैं इसको इस तरफ घुमा लेता तो और भी ईजी हो जाएगा। ये देखो कितना, देखो इजीली उठ जाता है, ठीक है, कितना इजीली उठ जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड आपको मैं फ्यूल भी दिखा दूंगा, इसमें अच्छा खासा फ्यूल है, मतलब 2 पॉइंट ही कम हुआ है, 1 या 2 पॉइंट ही कम हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्यूल है। आप हाथों का छोड़ दो कि हाथ ये लगा के यहाँ वो करो, वो सब नहीं करो।
मैं खाली देखो अभी बाइक पे बैठा हूँ, ठीक है, ऐसे बैठा हूँ, देखो मैंने ये पैर भी उठा लिया, ये दिख रहा होगा शायद, ठीक है, साइड स्टैंड पे बैठा हूँ। ये बाइक ऐसी है कि मैं हाथ ना लगा के भी देखो स्टिल आई कैन लिफ्ट इट। अब मार्क कर रहे हो, देखो ये ऐसी चीज़ है आपको मैं कभी समझा नहीं सकूंगा कि इसके लिए मैं कितना पैसा ज़्यादा दे सकता हूँ, क्योंकि यार यही तो चीज़ है जो मुझे पसंद है। मैं पहले भी वर्सेस, अफ्रीका टून ये सब चलाता था, एंड मैं वो सबसे नीचे इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो अजाइल हो, जो चलाने में थोड़ा लाइट फील होता होगा, जिसको आगे पीछे करना, पार्किंग से निकालना, ये सब में मुझे दूसरों की मदद ना लेनी पड़े, मतलब मैं खुद ही निकाल सकता हूँ, वैसी बाइक चाहिए। तो उस हिसाब से ये बाइक एग्जैक्टली वैसी है। तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है अनलेस अनटिल आप खुद जाके बाइक पे बैठते हो और इसके रेंज में जितने सारे बाइक्स है, इसके रेंज क्या, इसके नीचे वाली जो रेंज है उसमें जितने सारे बाइक से बैठते हो। अच्छा, अब मान लो कि आपको वही प्राइस पॉइंट पे, मान लो कि 7.5 लाख के अंदर आपको कोई बाइक लेना है। पॉइंट ये है कि 7.5 लाख में आज के डेट पे कोई बाइक नहीं मिलता है। द नेक्स्ट वन कैन बी अ वर्सेस 650, एंड उसकी कॉस्ट लगभग बैंगलोर में जो है क्लोज टू आई थिंक 9.5 ऐसे कुछ हो जाता है, जो कि इससे 2 लाख ज़्यादा हो जाता है। एंड माइंड यू वर्सेस पे भी मुझे एक प्रॉब्लम होता था, वो टॉप हैवी। जी हाँ दोस्तों, वर्सेस की टैंक बहुत बड़ा है एंड वो भी उसकी वेट मैनेजमेंट ऐसा है कि वो टॉप हैवी फील करता है। तो मुझे देखो मुझे ना और बहुत बड़ा बड़ा बाइक चलाने की कोई शौक नहीं है। मुझे बस चाहिए कि जो हाईवे पे अच्छी तरह से ईजी स्पीड जो है 110 120 हो जाए, एंड देन वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मतलब वो होता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन अगर बहुत डीप हो जाता है, जैसे आरी पे होता है, जैसे अपना हिमालयन में होता है, जिससे हाथ वाथ दर्द करता है, तो वो नहीं चाहिए। थोड़ा सा वाइब्रेशन ठीक है, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा वाइब्रेशन, माइल्ड वाइब्रेशन जो रहता है वो एक कैरेक्टर को भी गाड़ी का दिखाता है, वो अच्छा फील होता है। जब आप रेव करते हो आपको थोड़ा फील भी होता है कि हाँ ये इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, पेट्रोल वाला इंजन वाला बाइक है। अच्छा, ये वेट तो हम लोग खाली यहाँ पे बैठ के दिखा दिए, ये एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। बड़ी बात होता है, जैसे मैं अगर 3 बाइक्स मेरा ऐसा पार्ट है और मुझे इसे निकालना है, मैं खाली ये हैंडल बार अनलॉक करता हूँ यहाँ से, देखो जैसे ये मान लो कि ऐसे पार्क है, राइट, सेंटर स्टैंड पे पार्क है, मैं वहाँ पे हैंडल लॉक करता, मतलब अनलॉक करता हूँ, एंड देन मैं ऐसे देखो इसको, अरे अभी गियर में लगा लिया, 1 सेकेंड। तो मैं, आप जैसे देख रहे हो, देखो एक हाथ में जैसे पकड़ा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ तक भी पकड़ पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पकड़ता हूँ उसको, हैंडल बार जो है मतलब अनलॉक करता हूँ और इसको ऐसे खींच लेता हूँ, देखो। डू अंडरस्टैंड दिस? तो ये सब जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम करने में, मतलब जब आप, मैं थोड़ा फिर से फ्रेम चेक कर लेता हूँ बाइक घुमाने से। ये हो गया पार्किंग से निकालना। सिमिलरली जब आप बाइक के ऊपर बैठते भी हो तब भी आपको वेट डिफरेंस पता चलता है। अब जो बाइक आपको पहले से वेट फील करवाता है, उसमें जब लगेज लगा लेते हो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली जब पिलियन बैठ जाता है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वेट जो है ना एक प्राइमरी एस्पेक्ट है किसी भी मोटरसाइकिल के, एंड पर्सनली मेरे लिए अगर आप देखोगे वेट सबसे पहला जो पॉइंट क्लिक करता है, उसमें मुझे ये अच्छा लगता है। अब इस वेट की वजह से इसको सिटी में चलाना बहुत ईजी है। ये बाइक बहुत ज़्यादा लंबी बाइक नहीं है, इसलिए आपको सिटी में मतलब नेविगेट करते हुए जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी सी सामने की पोर्शन थोड़ा सा टॉल है कंपेयर टू द हिमालयन। KTM के हिसाब से आई थिंक लगभग सेम रहेगा, बट थोड़ा सा ऊपर है। तो उसी की वजह से क्या होता है ना, जब आप हाईवे पे चलाते हो तो अच्छा खासा विंड प्रोटेक्शन देता है। मेरा जो हेलमेट है जो अपना RI के XD4, उसमें क्या होता है ना, जो बीक है उसके वजह से थोड़ा सा हल्का मुझे यहाँ से जो बफेटिंग होता है, मतलब ये वाला जो विंडशील्ड से, इससे अगर थोड़ा और हाइट रहेगा तो फिर वो बफेटिंग कट ऑफ हो जाएगा, या फिर इससे नीचे होने से भी वो बफेटिंग नहीं आएगा। बट हाँ, एक बात है कि इसमें जो विंडशील्ड जो बाय डिफॉल्ट दिया है बहुत अच्छा काम पे आता है। नाउ कमिंग डाउन टू द इंजन परफॉर्मेंस। देखो इंजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो जैसे आप लोग देख रहे थे कि मैं एक्चुअली बाहर शूट कर रहा था, तो कल जो है रिकॉर्ड कर रहा था और करने के बाद जो है मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि वॉइस नहीं आया है। सो बेसिकली हुआ कि मैं एक छोटा सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था जो अपना वायरलेस माइक्रोफोन होता है मोबाइल के साथ, तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गया और मैं जो है बकर 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 ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का बकर बकर कर लिया था और कुछ भी ऑडियो नहीं आया है, खाली वीडियो आया है। एनीवेज मेरा फॉल्ट है। सो अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, उसको जो है कंटिन्यू कर लेते हैं घर से। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि यार इंजन की परफॉर्मेंस, तो दोस्तों ये ऐसी इंजन है, इसमें जो है आपको अच्छा लो एंड भी मिल जाता है, अच्छा मिड रेंज भी मिल जाता है, एंड टॉप एंड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बाइक पे मैंने देखा कि अगर मान लीजिए कोई हम्प आ जाता है, सिटी में आप जाते हो तो धीरे धीरे से जाते हो, क्रॉलिंग ट्रैफिक में इसको आप सेकंड गियर पे चला सकते हो। फर्स्ट गियर को आने की कोई ज़रूरत नहीं, सेकंड गियर पे आराम से ये जो टॉर्क इसमें बहुत बढ़िया आ जाता है, मतलब लो एंड की टॉर्क जो है बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप जो है आराम से इसको चला सकते हो। एंड कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर मान लो हम बहुत छोटा सा है तो आप जो है थर्ड गियर फोर्थ गियर इनफैक्ट वहाँ से भी अगर आप खींच लेते हो तो खींच जाता है, आपको बहुत ज़्यादा क्लच की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता। उसकी वजह से क्या होता है ना, सिटी राइडिंग, ये बाइक को सिटी में चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होता है। इसकी अगर क्लच की फीडबैक आप देखोगे ना, ये आई थिंक जितने सारे मोटरसाइकिल
रिसेंट टाइम्स में मैंने चलाया, ये दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट क्लच फील। अगर आपके घर के नज़दीक कोई शोरूम है, आप जाके शायद एक बार अगर क्लच को प्रेस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा लाइट है। आपको कभी कभी लगेगा कि यार फॉल्स हो गया क्या क्लच, वैसा फील देता है। गियर शिफ्टिंग इसकी काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हिमालयन के भी मैं आपको बताता हूँ, हिमालयन की गियर शिफ्टिंग बहुत बदल गया, मतलब पहले की आरी के हिसाब से आज की डेट में अगर देखोगे वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर बॉक्स मैंने देखा हिमालयन 450 पे है, तो इसकी भी गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। तो सिटी राइडिंग बहुत प्लेजर हो जाता है। मिड रेंज की भी बात करेंगे, इसमें देखो ये ऐसी बाइक है, मैं आपको बताता हूँ जैसे एग्जैक्टली हिमालयन और केटीएम और इसमें क्या डिफरेंस है। हिमालयन और केटीएम थोड़ी सी सिमिलर टाइप ऑफ इंजन से, जस्ट दैट कि आरपीएम थोड़ा डिफरेंट रहता है। मतलब क्या है, लो एंड में वो दोनों बाइक की जो है लो एंड बहुत खराब है। हिमालयन फिर भी थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा बेटर देन केटीएम है, लेकिन ओवरऑल अगर लो एंड देखोगे, आपको जैसे सिटी में चला रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको फर्स्ट गियर पे रखना पड़ता है, कभी कभी हाफ क्लच भी करना पड़ता है, अदरवाइज वो दोनों बाइक स्टॉल हो जाएगा। इसमें जो है मैंने करीब 2200 किलोमीटर चला लिया, काफी सारा सिटी में भी चला लिया, आज तक एक बार भी कभी स्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि लो एंड बहुत अच्छा है, तो कहीं से भी ये पकड़ लेता है। क्लच भी आप नहीं यूज करते हो ना, थोड़ा सा हल्का थ्रॉटल देते हैं, वो फिर सेकंड थर्ड गियर पे भी निकल जाता है। बट डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो कि आप जब रेव करते हो तो हिमालयन इस समय क्या होता है, जैसे हिमालयन में 3000 आरपीएम के ऊपर ना एक आपको किक मिलता है कि एक अचानक सा झटके में जो है इसमें पावर डिलीवरी आ जाता है, मतलब टॉर्क आ जाता है। वो चीज़ इवन केटीएम में शायद मेरे ख्याल से 4500-5000 आरपीएम पे आता है, तो वैसी ही फीलिंग है कि तेजी से फिर निकलने लगता है। इसमें वो नहीं है, इसमें बहुत लीनियर पावर डिलीवरी है, इसमें लो एंड अच्छा ही है एंड मिड भी वैसे ही चलता है एंड टॉप भी वहीं वैसे ही पहुंचता है। तो बेसिकली इसमें वो झटका वाला फील आपको सडनली जैसे कुछ आ गया वैसे नहीं फील होगा, लेकिन हर पावर ब्रांड में आपको अच्छा फील होगा ये बाइक चलाने में। तो इसकी इंजन की कैरेक्टर यही है। अब अगर वाइब्रेशन की बात करेंगे, क्या ये पूरा जीरो वाइब्रेशन देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो वाइब्रेशन तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन ऐसा है कि अनलेस अनटिल आप कोशिश नहीं करते हो नोटिस करने के लिए, ये आपको नोटिस नहीं करवाने देता है। मतलब वाइब्रेशन है जो कि मुझे जो पर्सनली फील हुआ कि थोड़ा सा हैंडल बार पे आता है, लेकिन वो तब आपको नजर आएगा जब आप थोड़ा सा गौर करोगे, तभी नजर आएगा। ऐसे नॉर्मल चलाने के टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट हम लोग तो ये 2000 किलोमीटर मैंने चलाया, और जो हाईवे जो ट्रिप हो रहा था दिन में, तो बहुत ज़्यादा हम लोग, मैंने एक शॉट पे तो शायद आई थिंक 220 किलोमीटर एक पूरा स्ट्रेच पे किया था, तो उसमें आपको कोई बॉडी फटिक डेवलप नहीं होता। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई फील इज अ वेरी गुड टूरिंग मोटरसाइकिल। मतलब हाईवे पे टूर करने के लिए ये एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है। सस्पेंशन सेटअप भी देखोगे एकदम ट्यून्ड है हाईवे राइडिंग के लिए। हाईवे में क्या होता है ना, ऐसी सस्पेंशन आपको चाहिए जो छोटे मोटे जो हाईवे में अनइवन अनड्यू होता है ना जो सरफेस, वो सब स्मूथली चले जाए, इसमें पूरा स्मूथली चला जाता है। सेकंड क्या होता है, जैसे आप हाईवे पे जाते हो कभी कभी ना जो रोड की वो डिफरेंसेस रहता है ना, झटका एक आता है, कभी कभी ब्रिज के ऊपर जाने से आपको फील होता है, वो चीज़ है ना, इसमें एकदम आपको लगेगा कि आप एक क्वालिटी वाले सस्पेंशन में बैठे हो, मतलब शट करके ऐसा स्मूथली ले लेता है। जब तक आप इसको चलाओगे नहीं, वो फीलिंग समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन झटका नहीं आता है। देखो एक अच्छी सस्पेंशन क्या होता है, जो आपकी बाइक को हमेशा सेटल्ड करके रखता है, मतलब जो कुछ भी हो जाए आपकी व्हील जो है उठाएगा नहीं हाईवे राइड पे, वो एक अच्छी सस्पेंशन होता है। अब जैसे देखो हम लोगों ने शोआ सस्पेंशन देखा, हमने WP एपेक्स वो सस्पेंशन भी देखा, लेकिन क्या होता है ना, वो शोआ में भी बहुत सारे वेराइटीज होता है, जैसे उसमें भी बेस एंड है, उसमें टॉप एंड भी है, उसमें मिड एंड, मतलब अलग अलग टाइप के सस्पेंशन आता है बेस्ड ऑन द प्राइस। तो ये जो इसमें जो शोआ दिया ना, इट्स अ गुड क्वालिटी सस्पेंशन। सस्पेंशन की अगर डीमेरिट्स आप देखोगे, तो डीमेरिट्स मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर आप इसको हार्डकोर एडवेंचर पे लेके जाओगे, तो मुझे फील होता है कि वहाँ पे जो है झटका आपको थोड़ा फील हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा गड्ढा आ गया, आपने तेज ले लिया, हो सकता है उसमें बॉटम आउट हो सकता है। इवन सेम अगर आप हाईवे पे जाते हो, अगर बड़ा सा गड्ढा आ गया, तो आपको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जो व्हील प्रोफाइल है वो 19 इंच की है, 21 इंच की अगर व्हील प्रोफाइल हम लोग देखेंगे, वो थोड़ा सा ग्लाइड बेटर करता है पॉटहोल में से, लेकिन 19 इंच थोड़ा सा हिट लेगा। एंड सस्पेंशन की ट्रैवल अगर आपका इसमें जितना ट्रैवल है, उसमें अगर आप तेज जाओगे तो आपको बॉटम आउट होने का फील डेफिनेटली आएगा, जो कि हिमालयन जैसे मोटरसाइकिल पे नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस पता चलेगा ये दोनों बाइक्स में, अगर आप दोनों बाइक चलाओगे। बाकी क्या है, जो हमारा डे टू डे यूसेज में जो सिटी में जो खराब रास्ते आते हैं, वो सब बहुत अच्छा जाता है। मैंने इनफैक्ट जहाँ पे शूट के लिए गया था, वहाँ पे उससे पहले एक पूरा ऐसा अनड्यू पैच था, मैंने बहुत तेज़ लेने की कोशिश किया, वहाँ पे यू फील लाइक यू आर राइडिंग ए क्वालिटी मोटरसाइकिल, मतलब कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, इट काइंड ऑफ ग्लाइड्स थ्रू इट। तो वो सब चीज़ें आपको मज़ा आता है। देखो ये बाइक भी मैंने देखा इंटरनेशनली बहुत सारे लोग ऑफ रोड पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा सोल पर्पज़ ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा ऑफ रोड और वो हार्ड हिटिंग ऑफ रोड वो सब करूँ, मेरा वो पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ कैसा है, मैं हाईवे पर राइड करना चाहता हूँ, टूरिंग का एक्सपीरियंस मुझे ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, टॉप ऑफ इट ट्रेल राइडिंग होना चाहिए, एंड ये बाइक ट्रेल राइड के लिए परफेक्ट है। सिवाय एक चीज, इसकी जो स्टॉक टायर आता है ना, ये मुझे बिल्कुल उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। ये टायर मैंने देखा हाईवे पे बहुत अच्छा कंफर्ट भी देता है, रोड ग्रिप भी देता है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स भी इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब कॉर्नर्स अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन सेम थिंग जब मैंने देखा कि जैसे रोड से आप नीचे आते हो, तो रोड के नीचे और मतलब रोड का जो पैच रहता है, उसमें आप फील करो कि बाइक थोड़ा ऐसे हो जाता है, मतलब
वो क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या हो रहा है वो आप समझ लो कि जैसे ऊपर थोड़ा पैच है, थोड़ा नीचे ऐसा स्टेप अप या स्टेप डाउन टाइप है, वहाँ पे थोड़ा सा वो मतलब आपको लगेगा कि ऐसे हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द वाइडर प्रोफाइल ऑफ टायर। सो क्या होता है दोस्तों, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि टायर जितना वाइड रहेगा आपको ऑफ रोड में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस आपको कम आता है। सिवाय एक कि अगर आप सैंड राइड करते हो, सैंड राइड में थोड़ा वाइडर बेस टायर का होने से वो मतलब आपको अच्छा लगता है, वो मतलब निकल जाता है, ज़्यादा घुसता नहीं है। बट अदरवाइज अगर देखोगे तो जनरली नैरो टायर प्रोफाइल जो होता है ना, वो थोड़ा ऑफ रोड में मुझे फील होता है पर्सनली कि वो बेटर है। तो ऑब्वियसली मैं इस पर अगर ट्रेल राइड ये सब करूंगा तो डेफिनेटली मैं चेंज कर दूंगा ये टायर, एंड देन आई विल फाइंड आउट कि अगर राइज मोटो की कोई प्रोफाइल ऑफ टायर इसमें लग सकता है तो लगाऊंगा। बट हाँ, तो ये एक चीज़ है कि ऑफ रोडिंग वाला रोड में लेकिन बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, हम लोग इंजन का भी बात करते हैं तो इंजन देखो, टूरिंग स्पीड अगर देखोगे ना, इसमें 100 से 130 तक जो है ना, इनफैक्ट 140 तक सेम फीलिंग है। आपको कभी लगेगा नहीं कि यार मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, कुछ जा रहा हूँ। 130 तो ऐसे हो जाएगा कि आप ऐसे चला रहे हो और सडनली देखोगे 130 140 हो गया, ऐसे मतलब कैजुअली भी आप मतलब आपने देखा होगा एक चीज़, जैसे मार किया होगा शायद, जैसे मैं वीडियोस जब बना रहा हूँ हिमालयन में, मैं जब वीडियो बनाता था तो 90 100 110 के अंदर मैं कंफर्टेबली इजीली बात करता हूँ, जो मुझे डिस्टर्बिंग नहीं लगता है। सेम चीज़ इस पे जब होता है ना, ये ऑटोमेटिकली 120 130 पे चला जाता है, एंड मैं बात करता हूँ तो वही लेवल की कॉन्फिडेंस जो इसमें आता है एट ए 20 किलोमीटर पर आवर आप बोल सकते हो। तो ये डिफरेंस है। टूरिंग में ये बहुत इजी स्पीड जो है ना, 120 130 बहुत इजी स्पीड है, लेकिन हालांकि हम लोग अपने हाईवेज जो बना नहीं है उतना टॉप स्पीड मतलब करके आप टूरिंग करने के लिए 110 शुड बी गुड। 110 में इसका माइलेज भी अच्छा जाता है, 100 से 110 अगर आप चलाते हो तो इसमें 30 31 का भी माइलेज आ जाएगा। अगर आप अच्छी राइडर ज़्यादा रेव नहीं करते हो, वो सब करते हो तो उसमें वो आ जाएगा। जो मैंने जो स्पीड करके जैसे वो ट्रिप पे आया था, आपने देखा होगा माइलेज वाली वीडियो, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। उसमें मैंने 4 टैंक फुल करके मैंने माइलेज आपको दिखाया है। तो उस पर हम लोग 110 120 130 ऐसे ऑलमोस्ट रेंज बन रहा था, तो उसमें जो है 28 की माइलेज आता था। अच्छा, इसकी टैंक रेंज जब हम लोग माइलेज की बात करें तो टैंक रेंज की अगर बात करेंगे, टैंक रेंज बहुत अच्छा है। 17.5 लीटर की टैंक रेंज मतलब टैंक है। अगर हम लोग यूजेबल मान लो कि 15.5 अगर सोचते हैं, क्योंकि 2 लीटर तो सम्प में रहता है वो जो फ्यूल पंप की वजह से, अगर 15.5 लीटर का भी सोचते हो, एंड अगर आप डिसेंट चलाते हो 100 से 110 ऐसे स्पीड पे चलाते हो, तो आई थिंक 450 प्लस जो है आपको रेंज आ जाएगा। हालांकि अपने ट्रिप में मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता था, मैं हमेशा टैंक पे जो 5-6 लीटर फ्यूल होता था मैं टॉपअप कर देता था। यूजुअली मैं अपने बाइक्स के साथ वो करता हूँ कि जब पेट्रोल पंप मिल जाता है तो भर लेना बेटर है। कभी कभी हो सकता है कहीं स्ट्राइक हो गया, कुछ हो गया, तो गाड़ी में पेट्रोल लेना एक अच्छी बात है। कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने CB 500X जब चलाया था उसमें मुझे सीटिंग बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। एक मैंने ट्रिप किया था, आई थिंक 250-500 किलोमीटर उस पर किया था, थोड़ा सा कुछ देर के बाद वो फील होता है कि उतना अच्छा सीट नहीं है, लेकिन इसकी सीटिंग मुझे पर्सनली बेटर लगा। इनफैक्ट इसकी सीटिंग मुझे अफ्रीका ट्विन से भी बेटर लगा। अफ्रीका ट्विन की थोड़ी सी सीटिंग सेटअप जो है थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा उससे थोड़ा हल्का सॉफ्ट वाला कुशन यूज़ किया गया। इट्स अ गुड सीट फॉर द राइडर। फॉर द पिलियन मुझे लगा कि सीट थोड़ी सी छोटा है, तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा और कुशन वुशन कुछ ऐड करके और थोड़ा बेटर कर सकते हो, बट राइडर सीट बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लॉन्ग टूरिंग के लिए एकदम परफेक्ट मुझे लगा। दूसरी एक चीज़ जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कंपेयर टू दी हिमालयन, और जो चीज़ मुझे इवन KTM पे भी अच्छा लगता है, जस्ट दैट कि KTM की सीट जो है ना थोड़ा हार्ड है, मतलब उसको अगर थोड़ा कुशन करके सॉफ्ट कर लोगे वो फीलिंग अच्छा लगेगा। तो हुआ क्या है, इसकी सीट हाइट जो है 830 है, एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है आई थिंक कितना 180 mm है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम है लेकिन सीट हाइट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या पता है, बाइक की जो फुटरेस्ट की पोस्चर है वहाँ से लेके सीट की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो अगर वो डिस्टेंस जितना यूजुअली जितना ज़्यादा रहता है, जो फुटरेस्ट से लेके सीट के पास जितना ज़्यादा रहेगा, आपके लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इनफैक्ट टॉलर राइडर्स के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आपको नी जो है ना ज़्यादा बेंड नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग हिमालयन पे देखेंगे 825 हो रहा है सीट हाइट अगर आप उसको लो सेटिंग पे लगाते हो, एंड ग्राउंड क्लियरेंस उसका कितना है 220 mm इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा आप देख लो, हाँ आई थिंक 220 है। तो उसमें क्या हो रहा है पता है, नीचे से 40 mm जो है टॉल है, लेकिन सीट हाइट पे जो है 5 mm कम है कंपेयर टू दिस मतलब होंडा NX 500। तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो फुटपेक से लेके सीट वाला एरिया ये बहुत कम हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका जो नी है ना, देखो नी तो हर बाइक में थोड़ा सा बेंड होता है, उसमें और थोड़ा ज़्यादा बेंड होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करोगे हो सकता है थोड़ा सा आपको घुटनों की दर्द वहाँ पे आ सकता है, जो यहाँ पे कम आएगा, वो डिफरेंस है। ये छोटे छोटे चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर ओवरऑल राइडिंग पोस्चर अगर देखोगे तो अच्छी राइडिंग पोस्चर है। बाकी लाइटिंग की अगर बात करेंगे, इसका लाइटिंग मैंने देखा, ये दिस इज बेटर लाइटिंग देन हिमालयन एंड दी KTM। बट डोमिनार के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, डोमिनार का लाइट्स बहुत अच्छा था, बिकॉज
बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैंने डोमिनार पे काफ़ी सारा किलोमीटर, आई थिंक 40 कुछ प्लस किलोमीटर शायद कवर किया है, तो वो सब में मैंने देखा कि डोमिनार की लाइटिंग मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें भी आई फील दैट कि आई विल इंस्टॉल एन ऑक्सिलरी लाइट, तो वही बहा वाला लाइट्स को जो है शिफ्ट करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हाँ लाइट की बात ये है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग दोस्तों इस बाइक पे अमेजिंग है, मतलब मुझे लगता है कि ये सेगमेंट में जितने सारे सेगमेंट के ऐसे नीचे हो, ऊपर वाला तो चलो ठीक है बोल नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल ब्रेकिंग देखोगे बहुत अमेजिंग है। बाइक के हिसाब से ब्रेकिंग बहुत सॉलिड दिया गया है, सामने ट्विन डिस्क दिया है, एंड जो इसकी ब्रेक पैड ये सब है ना, ये सब प्रीमियम क्वालिटी की ब्रेक पैड्स है, तो बाइट्स बहुत अच्छा है, ब्रेक बहुत सही है, एबीएस भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, वो सब बढ़िया है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इस बाइक पे जो स्टैंडर्ड आता है, एंड आप जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हो। इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मैंने एक देखा कि कंपेयर टू अदर बाइक्स जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल्स है, उसमें इसकी इंटरफेरेंस ना बहुत स्मूथ है। जैसे मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मेरा एक आदत है कि जैसे मैं रोड से, जब रोड के नीचे से ऊपर जाता हूँ रोड के ऊपर, तो थोड़ा अगर सैंडी रहता है मैं थोड़ा रेव कर लेता हूँ, मुझे मजा आता है उसमें, सर्र करके होता है ना। इसका क्या पता है, बहुत सारे बाइक में मैंने देखा है वो थोड़ा झटका टाइप का आपको रोक देगा, मतलब पूरा स्लो कर देगा। इसमें ना वैसा नहीं है, इसमें एक स्मूथली एक ट्रांजिशन कर देता है, जो कि आपको एक अच्छा फील होता है। यही कुछ चीजें हैं जो आपको फील करवाता है कि आप एक क्वालिटी मोटरसाइकिल खरीदते हो। सो ये एक चीज है। इन सब के अलावा जो है आपको एक और चीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, वो है इसकी एग्जॉस्ट नॉट। ट्रूली दोस्तों ट्विन सिलेंडर है, लोग सोचते हैं कि ट्विन सिलेंडर में क्या साउंड आएगा, लेकिन ट्रस्ट भी जब आप इस बाइक को चलाओगे तभी आपको पता चलेगा, इतना प्यारा सा जो है एग्जॉस्ट नोट इस पे आता है। जब आप एक्सेलरेट करते हो तब भी एक अच्छा साउंड आता है, जब आप एक्सेलरेशन छोड़ देते हो और बाइक जो चलता रहता है, जो डी एक्सेलरेशन होता है ना, उसमें भी बढ़िया सा टोन आता है। आई थिंक इसमें अगर एक्रा वैक्रा कुछ एक लगाया जाए तो एक प्यारा सा साउंड जो इसमें आ सकता है, तो एग्जॉस्ट नोट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप चलाने के टाइम पे। सो ओवरऑल अगर मुझे पूछोगे तो बाइक जो है ओवरऑल अच्छा है, बहुत ज़्यादा फीचर रिच नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन दिया है, इसमें कोई वो मैप वाला नेविगेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पर्सनली मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेशन उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगता है, तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। मैं इधर अपना मोबाइल लगाऊंगा या फिर हम लोग जो अपना क्या बोलते हैं वो कार प्ले है वो लगाएंगे। लेकिन जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो अमेजिंग है, मतलब अब के डेट पे जितने सारे बाइक्स है, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग डैशबोर्ड है। पूरा ब्राइट सनलाइट पे भी बहुत बढ़िया सा विजिबिलिटी होता है, रात में भी ऑटोमेटिकली वो जो ब्लैक को चला जाता है, एंड वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी की डैशबोर्ड आप बोल सकते हो। ये पहला एक वो बाइक है जिसमें आप डैशबोर्ड की लेआउट को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे बाइक्स में वो फीचर नहीं आता, कुछ बाइक्स में डेफिनेटली आता है, अभी आरी में भी आया है, लेकिन इसमें जो फीचर जो मतलब जो 3 टाइप की डैशबोर्ड दिया है वो भी बढ़िया है। जैसे एक ऐसे बार वाला आता है, एक राउंड वाला आता है, एक थोड़ा मिनिमलिस्टिक आता है, इट्स ऑल गुड। एंड देन बहुत सारे और कंट्रोल भी आप कर सकते हो। आई थिंक डैशबोर्ड के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बना के शेयर कर दूंगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये सब कुछ दिखा देंगे, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। उसमें बहुत सारे कंट्रोल है। इसमें क्या है ना, आप रेव लिमिटर सेट कर सकते हो कि कितना तक रेव होने के बाद वो फ्लिकर करने लगेगा या दिखेगा कि बहुत ज़्यादा आप रेव कर रहे हो, हाई रेव हो रहा है, वो सेट कर सकते हो। सर्विस इंटरवल सेट कर सकते हो। जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक रेड कलर का वो लाइट आता है अपना डैशबोर्ड के ऊपर, वो भी दिखाता है कि इंजन ऑयल का लेके दिखाता है कि कब आपको चेंज करना है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो चलो हो गया कि सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अब क्या क्या चीज़ें बुरा लगा, देखो बुरा मतलब क्या क्या चीज़ें लगता है कि इस बाइक में थोड़ा सा बेहतर हो पाता है यार, या फिर मतलब क्या सही नहीं लगा, वो चीज़ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइसिंग का देखेंगे तो यार लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न है। बट हाँ, मुझे भी ये लगता है कि यार अगर ये बाइक सीबीयू नहीं होता तो शायद 70-80 हज़ार जो है इसका कम हो जाता है, एंड दैट वुड हैव बीन ए स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो बोलता ना कि पूरा डॉट टू डॉट प्राइस है, वो वही होता है। अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो है सो है। चलो ये प्राइस वाला एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, वो है कि दोस्तों अगर इसका देखोगे इंजन पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक स्टॉक प्रोटेक्शन आना चाहिए, कुछ ना कुछ एक बैस प्लेट देना चाहिए था, क्योंकि ये जो एरिया आप देखोगे पूरी की पूरी तरह जो है एक्सपोज्ड है। यहाँ पे जो है ऑयल फिल्टर भी है, तो हो सकता है कि आप कभी चला रहे हो, पत्थर वत्थर आके यहाँ पे लग गया ऑयल फिल्टर से, फिर पूरा का पूरा ऑयल जो ड्रेन हो जाएगा। बेसिक सा प्लेट अगर दे देते तो कुछ प्रोटेक्शन होता है, तो वो एक चीज़ मुझे लगा मिसिंग। सेकेंड जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता यार, इनकी हॉर्न। जनरली होंडा में मुझे पता नहीं चल रहा कि अभी बहुत सारे बाइक्स में ये हो रहा है कि हॉर्न की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। जहाँ पे इंडिकेटर होना चाहिए वहाँ पे हॉर्न है। अब वो क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ना वो मसल मेमोरी अभी तक बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक्स चलाता हूँ, तो उसमें क्या है ना ऊपर नीचे वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों टू बी ऑनेस्ट इस बाइक पे ना आप जो है नेगेटिव्स निकाल नहीं सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत स्पेसिफिक हो के ज़बरदस्ती कुछ निकालना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाएगा। ये बाइक कैसा पता है, ये
जब आप चलाते हो ना आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगा कोई चीज़ में, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है, एंड आप बहुत कुछ सोचोगे नहीं, यू विल सिंपली एंजॉय द राइड। तो ये ऐसी टाइप की बाइक है। अभी का जो 2-2,500 किलोमीटर का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। आगे चल के तो यार बहुत सारे किलोमीटर्स हम लोग क्लॉक करेंगे, तो हो सकता है 5,000 किलोमीटर हम लोग रिव्यू लाएंगे, तब देखेंगे और क्या है। तो अब जो है बड़ी वाली बात करते हैं कि यार ये बाइक किसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो ये सब कुछ बॉयल डाउन हो जाता है अगेन टू द प्राइस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्राइस का अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो देखो, मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे चाहिए क्या, एंड उस हिसाब से ये बाइक जो है स्लॉट हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि पूरा लाइफ लॉन्ग में ये बाइक रखूँ? यार मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि लाइफ लॉन्ग रख सकूँ, वो बात नहीं है। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसका कितना नज़दीक कौन सी बाइक है, तो ये बाइक जो है ना बहुत नज़दीक है मेरी रिक्वायरमेंट का, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, आपको बताऊँ, अगर आप हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर या स्क्रैम्बलर 400X ये सब खरीदना चाहते हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बाइक्स बिल्कुल बुरा नहीं है अपने अपने प्राइस सेगमेंट पर। दिस आर वेरी गुड बाइक्स। तो अगर आपने सोचा है कि वो बाइक्स खरीदने हैं एंड आप खरीदने जा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि बुरा है। लेकिन अगर आपको इस बाइक पे इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट बाइक चाहिए जो बहुत ज़्यादा क्राउड में ना दिखे, मतलब नॉट दैट कि एवरी सेकंड बाइक इज़ KTM और रॉयल एनफील्ड, वैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक चाहिए, एंड यू डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद द बजट, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। अब ये लेने से ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेक्टेशन डबल कर दोगे, भाई प्राइस जो हिमालयन का 4 लाख आ रहा है ऑन रोड यहाँ पे बैंगलोर में, तो ये आ रहा है 7.5 लाख का, 3.5 लाख ज़्यादा दे रहा हूँ तो डबल दी वो क्या बोलते हैं बेनिफिट, वैसा नहीं है। इट इज़ अबाउट द क्वालिटी, एंड आई डोंट नो कि क्वालिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो आपको मिलेगा बस एक क्वालिटी मिलेगा, लाइट वेट फील मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन से। अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 2 दोस्त हैं जिन्होंने डोमिनार से शिफ्ट हुआ टू दी होंडा NX 500। अब पावर के मैटर में दे वर प्रिपेयर्ड कि यार हमें बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक होता है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है कि थोड़ा सा कुछ तो चेंज लाएंगे। अब उनके लिए ऑप्शन क्या था कि ये जो रेंज पे हिमालयन KTM 390 एडवेंचर, बट ये लोग ये बाइक नहीं लेंगे क्योंकि डोमिनार वो फीलिंग भी ऑलमोस्ट सेम देता है, तो वहाँ पे तो वो चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपग्रेड हो रहा था फिर वर्सेस के लिए, बट वर्सेस में वही कैच है कि वर्सेस जो है इट इज़ अ टोटली हाईवे फोकस मोटरसाइकिल। मतलब उस बाइक पे ट्रस्ट मी, मैंने आज तक जिंदगी में जितने सारे बाइक चलाए उससे बेहतर हाईवे ट्रिप्स मैंने किसी में नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, एक बार मैं कन्याकुमारी से, हाँ जिस बार आप लोग देखे होंगे कि जयेश पाजी के साथ में जो है गया था कन्याकुमारी, सो इनकी तो सीन ये है कि यार वो सुबह लेट शुरू करते हैं, 11-12 बजे राइड शुरू होता है, रात बन जाता है एंड आप कहीं पहुंचते नहीं हो। तो हम लोग जो है बैंगलोर से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए 2 दिन लग गया। तो फिर मुझे लगा कि यार आने के टाइम भी वो 2 दिन लगेगा, तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ बहुत स्लो होने से राइड। तो मैंने बोला यार पाजी एक काम करते हैं, आप लोग, वो लोग एक्चुअली निकल रहे थे कोयम्बतूर, तो मैंने बोला यार मैं वहाँ से कन्याकुमारी से मैं अकेले राइड कर लूँगा टू बैंगलोर। एंड यू वोंट बिलीव 12:30 PM हम लोग अकेले स्टार्ट किया फ्रॉम कन्याकुमारी, एंड वहाँ से बैंगलोर आई रीच्ड अबाउट 7:30 को मैं पहुँच गया। तो कितना घंटा लगा, ऑलमोस्ट 7.5 आवर आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें मैंने 650 किलोमीटर कवर कर लिया बिकॉज आई वॉज अलोन, बट दैट वॉज द बाइक वर्सेस 650। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाईवे ट्रिप करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उस बाइक की डिमेरिट क्या है पता है, द मोमेंट यू टेक इट डाउन द रोड वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है। वो क्या ना, इट्स अ बाइक मेंट फॉर द हाईवे, क्योंकि उसकी व्हील प्रोफाइल भी देखोगे ना, 17 इंच की टायर आता है, एंड देन ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द बाइक अगर देखो इट्स अ मोर हाईवे फोकस बाइक, एंड उसमें थोड़ा टॉप हैवी रहता है। उसकी जो टैंक है ना वो बहुत हैवी फील करवाता है, जब आप टर्न करते हो, पार्किंग से निकालते हो, सब में जो है टॉप हैवी फील करता है। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट ए पर्सन लाइक मी विल लाइक इट। तो वो है, तो वो चीज़ जो है आप जब ऑफ रोड पे ले लेते हो, ट्रेल पे ले लेते हो, यू नॉट लाइक इट। तो वो है बात, हाईवे पे यू लाइक इट, बट जैसे आप थोड़ा ऑफ रोड लेते हो नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के बीच जैसे हिमालयन हो गया, आपका पूरा ऑफ रोड भी कर सकता है, हाईवे भी कर सकता है, बट इट इज नॉट ए ग्रेट मोटरसाइकिल ऑन हाईवे, बट इट इज अ वेरी गुड मोटरसाइकिल ऑन ऑफ रोड। और वर्सेस हो गया उसका उल्टा कि वो हाईवे पे है अच्छा और इस पर नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ बाइक देखोगे तो वो है होंडा NX 500। तो मेरा 2 दोस्त थे, एक दोस्त जो डोमिनार से शिफ्ट हुआ वो तो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया, उसको और कोई टेस्ट राइड करने की जरूरत नहीं पड़ा, ही जस्ट फ्रेंड। द अदर फ्रेंड ही हैड अ डोमिनार फॉर 5.5 ईयर्स, नित्या जो मेरे साथ भुवनेश्वर से राइड किया था, उनकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब कन्फ्यूज हो रहे थे बिकॉज सो मतलब इतना लेट हो गया, मतलब इतना दिन तक जो है बाइक को होल्ड कर लिए, उनको कुछ लेना है। देन ही बुक द हिमालयन। देन उनको कहीं ना कहीं लगता था कि यार हिमालयन बहुत ज़्यादा एक अपग्रेड जैसा नहीं फील हो रहा था। सी अपग्रेड डजंट ऑलवेज मीन दैट कि यार पावर में कितना अपग्रेड है, बिकॉज एवरीवन डजंट नीड दैट हाई पावर एंड ऑल। सबकी रिक्वायरमेंट पावर और टॉर्क में नहीं होता है। अपग्रेड मतलब होता है कि फीलिंग में कुछ चेंज हो रहा है क्या। सो दैट वे व्हेन ही रोड दी NX 500, सो NX 500 चलाने से पहले मुझसे बात हुआ था एंड देन ही बुक्ड इट, बट ही वाज इन डिलेमा कि लेना है कि नहीं लेना है। बट जैसे इन्होंने भुवनेश्वर से चला के लाए, इन्होंने सीधा मुझे एक ही बात बोले कि बुल्लू भाई नो रिग्रेट्स, मुझे लग रहा है कि मैंने एक अच्छी डिसीजन लिया है। सो देखो,
कुछ लोगों के लिए कन्विंसिंग हो जाता है कि जब वो ये बाइक चलाते हैं दे फील दैट कि हाँ कुछ तो डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप जो एक 200-250 सीसी मोटरसाइकिल से शिफ्ट होने वाले हैं एंड आपके बजट में आ रहा है जो है हिमालयन एंड KTM ये सब आ रहा है, आप अगर वो देखोगे तो यार जो बाइक आप चला रहे थे और जो बाइक अभी मतलब लेने वाले हो उसमें ऑलरेडी थोड़ा प्राइस डिफरेंस है। अगर वहां से आप डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करोगे टू दी होंडा NX 500 तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। सो क्लियर बात दोस्तों ये है कि अगर आपकी बजट की प्रॉब्लम नहीं है एंड यू लाइक दिस बाइक देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये बाइक लेने के बाद आप एक बहुत बड़ा जंप कर रहे हो कि आप 2 लाख का बाइक चला रहे थे एंड 4.5 लाख या 4 लाख इज ऑलरेडी एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर यू एंड यू आर स्किपिंग दिस 4.5 लाख एंड अगेन जंपिंग टू 7.5 लाख। आई थिंक देयर इज वेयर आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाई दिस बाइक, क्योंकि उतना बड़ा जंप करने से अच्छी बात क्यों नहीं है उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि इट इज नॉट जस्ट ओनिंग द बाइक, इट इज ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग द बाइक। NX 500 जो है ना, बोल सकते हो एंट्री लेवल बिग बाइक है। मतलब क्या है कि इसकी मेंटेनेंस जो है ना इट विल बी क्लोज टू द बिगर बाइक्स, लाइक आपका अफ्रीका ट्विन ले लो या फिर टाइगर ले लो, ये सब बाइक की जैसी मेंटेनेंस आएगा इसमें ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मेंटेनेंस आएगा और क्लोज टू, मतलब बोल सकते हो कि एंट्री लेवल वो है। तो इसकी जो मेंटेनेंस जो है ये डेफिनेटली डिफरेंट रहने वाला है कंपेयर टू द सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब जो इंडियन ब्रांड्स हो गया, ऐसे सब ब्रांड्स हो गया, तो उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा हो सकता है आपको मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव लगे। तो अगर आप ऑलरेडी अपना बजट को स्ट्रेच करके आप ये बाइक खरीद रहे हो, खरीदने के बाद आपको फिर मेंटेनेंस के लिए अलग सा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, आपको बजट की इशू नहीं है। अगर आप बहुत टाइट बजट पे हो तो मैं आपको डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी टाइट बजट पे हो एंड देन वहां पे आप और स्ट्रेच कर रहे हो तो डिफिकल्ट हो सकता है। नॉट जस्ट दैट, फिर एक्सेसरीज की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो जो मास बाइक्स है, जो सिंगल सिलेंडर बाइक्स है, उसमें क्या है एक्सेसरीज आपका पूरा इंडिया में ना बहुत सारे ब्रांड्स आजकल बना रहे हैं, जो कि क्रैश गार्ड से लेके बैस प्लेट से लेके लगेज सिस्टम एवरीथिंग दे आर मेकिंग इट। बट देन अगर आप NX 500 की देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इंडियन प्लेयर्स जो बनाएंगे नहीं, तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू रिलाई ऑन दी इंपोर्टेंट प्लेयर्स और यू हैव टू रिलाई ऑन दी होंडा का जो स्टॉक एक्सेसरी मिलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको जो कॉस्ट जो है डेफिनेटली मतलब डिफरेंस हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि देखो दोस्तों, पर्सनली मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार आई डोंट माइंड, मतलब मुझे लगता है कि यार एक क्वालिटी मोटरसाइकिल मुझे चलाता हूँ एंड आई हैड बीन राइडिंग सो मेनी मोटरसाइकिल्स, आई एम यूज्ड टू इट, सो मेरे लिए चलेगा। या फिर आप ऑलरेडी एक 4-5 लाख की गाड़ी चला रहे हो पहले एंड देन यू जस्ट वांटेड टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट मोटरसाइकिल, थोड़ा और क्वालिटी और फीलिंग बेटर आपको चाहिए एंड यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद द बजट, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। बाइक एज ए होल अगर देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। मतलब देखो, हमेशा ना पावर और टॉर्क को देख के सोचो मत, आपको देखो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको जो देखना चाहिए, दैट इज क्वालिटी ऑफ ए मोटरसाइकिल, फील ऑफ ए मोटरसाइकिल। आई थिंक दैट वे यू लाइक दिस मोटरसाइकिल। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इन द वीडियो, मतलब क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक थम्स अप देके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा।